दोस्तों, बर्फ का महीना और छोटी छोटी बूंदें इस ठंड में अपना कहर बरपा रहे थे। आज मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा था। हड्डियां जमा देने वाली इस बर्फ के माहौल में संदीप अपने काका के साथ गंगानगर गया हुआ था। उसके काका अब काफी बुढ़े हो चुके थे, तो उनसे कहाँ इतनी सर्दी सही जाने वाली थी। गंगानगर से लौटते वक्त काफी अंधेरा हो गया था और बस भी अच्छी खासी स्पीड के साथ उस पक्की सड़क पर लगातार भाग रही थी। संदीप किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था कि बस का जोर से ब्रेक लगा और ब्रेक लगने की वजह से संदीप अपनी सीट से उछलकर नीचे गिर पड़ा। संदीप बस के ड्राइवर पर भड़कते हुए बोला, अबे पागल है क्या, देख कर नहीं चला सकता। लेकिन तब तक उसने पूरी बस का माहौल देखा तो उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उसने देखा कि बस में उसके अलावा कोई भी मौजूद ही नहीं था। पूरी की पूरी बस एक गहरे सन्नाटे के अंदर डूबी हुई थी। अब संदीप को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि यह बस खाली कैसे हो सकती है कि अचानक से संदीप के पेट में चूहों ने घमासान युद्ध छेड़ दिया। फिर संदीप बड़बड़ाते हुए अपनी नींद से उठा तो उसने पाया कि यह उसका सपना था। संदीप आज वापस अपने गांव की ओर रवाना हो रहा था। दरअसल वो अपने काका के साथ तीर्थ यात्रा पर गंगानगर आया हुआ था। कहते हैं कि गंगा माँ का जल काफी पवित्र होता है और बुजुर्गों की इच्छा होती है कि केवल एक बार गंगा नदी में स्नान जरूर करें। लेकिन उस लाजवाब ठंड के माहौल में जल को छू पाना भी बहुत ही मुश्किल था। रास्ता सच में आज काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था, क्योंकि चलती हुई बस अचानक से ही रुक गई। अब उसके रुकने का कारण तो पता नहीं चला, लेकिन जब ड्राइवर ने इंजन को देखा तो उसने बताया कि बस में काफी बड़ी समस्या है और उसे ठीक करने में लगभग 2 घंटे का वक्त लगने वाला है। इस कड़कड़ाती ठंड में 2 घंटे का वक्त बिताना कोई आसान काम तो नहीं था। लेकिन संदीप अपनी चादर ओढ़कर बस के अंदर लेट गया। उसके काका ऊपर वाली सीट पर आराम कर रहे थे, तो वहीं संदीप उसके बिल्कुल नीचे वाली सीट पर बैठा हुआ था। तभी संदीप को जोर से टॉयलेट लगने लगी। लिहाजा संदीप अपनी सीट से खड़ा हुआ और उस बस से नीचे उतरने लगा। इसी बीच ड्राइवर ने संदीप का हाथ पकड़ा और उसे बस के अंदर खींच लिया। उसे समझ ही नहीं आया कि ड्राइवर ने उसे इस कदर धक्का मारकर बस के अंदर क्यों खींच लिया। वो ड्राइवर पर भड़कते हुए बोला, अबे भाई, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। फिर उस बस का ड्राइवर एक धीमी आवाज में बोल पड़ा, भाई साहब, इस रास्ते पर आप ना उतरें, उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि ये पूरा हाईवे एकदम भूतिया है। संदीप उस ड्राइवर को घूरते हुए बोल पड़ा, अरे भाई साहब, मैं इन बेतुकी बातों पर विश्वास नहीं करता। और हाँ, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लोगों ने सिर्फ अंधविश्वास फैला कर रखा है। संदीप की बातें क्या उसी पर भारी पड़ने वाली थी। उस वक्त बस में काफी सनसनी मची हुई थी। चारों ओर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। संदीप ने उस बस ड्राइवर की एक ना सुनी और बस से उतरने की जिद करने लगा। लेकिन तभी बस का कंडक्टर भी बस के अंदर पहुंच गया। उसने भी संदीप को बस से उतरने के लिए सख्त मना कर दिया। फिर संदीप चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी संदीप को अपने काका बस से नीचे घूमते हुए नजर आए। इस बार संदीप सीधा उस बस के दरवाजे के पास पहुंचा और नीचे उतर गया। लेकिन जब संदीप नीचे उतरकर देखने लगा तो वहां कोई भी नहीं था। संदीप वापस बस की ओर पलटा, लेकिन फिर वो टॉयलेट करने के लिए पेड़ों की ओर चला गया। संदीप को उस कड़कड़ाती सर्दी का सामना काफी समय से करना पड़ रहा था। संदीप थोड़ा हल्का होने के बाद सीधा बस की ओर मुड़ा और फिर बस के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन इस बार संदीप अकेला नहीं था, उसके साथ साथ कोई और भी बस में चढ़ा था। क्योंकि जब वो बस के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे अपने अलावा किसी दस्तक का आभास हुआ। वो पीछे मुड़ा, लेकिन ओस की बूंदों के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। और फिर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। बस की रिपेयरिंग भी चल रही थी और बस का ड्राइवर और कंडक्टर बस में ही थे, क्योंकि कुछ मैकेनिक लोग बस को ठीक करने में लगे हुए थे। फिर कुछ ही देर बाद ही जब देर रात संदीप की आंखें बंद होने लगी और उसे हल्की हल्की नींद का आभास होने लगा, तो धीरे धीरे संदीप गहरी नींद में था और बस का इंजन अभी तक ठीक नहीं हुआ था कि तभी किसी ने संदीप की चादर को खींचना शुरू कर दिया। उस सर्द रात में संदीप को ये बर्ताव कुछ पसंद नहीं आया। वो अपनी सीट से उठकर वहां पर बैठे सभी लोगों को बुरा भला सुनाने लगा। सभी लोग एकदम से दंग रह गए। फिर गुस्से से तिलमिलाता हुआ संदीप फिर से अपनी सीट पर लेट गया। उस वक्त बस के अंदर काफी कम लोग थे। संदीप भी थोड़ा हैरान था कि आखिर उसकी कंबल कौन खींच सकता है। थोड़ी ही देर के बाद
बस फिर से ठीक हो गई और वहां से निकल पड़ी। सुनसान पड़े उस रास्ते पर बस अपनी पूरी रफ्तार के साथ दौड़े जा रही थी और कुछ ही मिनटों के बाद संदीप का स्टैंड भी आने वाला था, जहां से संदीप और उसके काका को अपने घर की तरफ रवाना होना था। थोड़ी ही देर के बाद बस की रफ्तार में फिर से गिरावट देखने को मिली, क्योंकि अब ठंड के साथ साथ धुंध भी छाई हुई थी, जिस कारण बस अब धीमी गति के साथ आगे बढ़ रही थी। इसी बीच संदीप का स्टैंड भी आ गया। फिर संदीप अपने काका को लेकर बस से नीचे उतरा और वहीं डिपो के अंदर बैठ गया। उसने अपने भाई को काफी फोन लगाया, लेकिन उसके भाई ने फोन नहीं उठाया, क्योंकि संदीप को वो अपनी बाइक से घर लेकर जाने वाला था, मगर शायद अब वो गहरी नींद में था। रात के लगभग 1 बज चुके थे, एक ऐसा वक्त जो बुरी ताकतों के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। उसी समय संदीप को बस डिपो के अंदर कुछ देर पहले वहां का गार्ड दिखा, लेकिन अब वहां पर गार्ड के अलावा एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। यह देखकर संदीप थोड़ा हैरान सा रह गया, क्योंकि कुछ देर पहले उस सन्नाटे से भरी जगह में चारों तरफ कोई भी मौजूद नहीं था। फिर संदीप ने उस आदमी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने छोटे भाई को फोन करने लगा, ताकि वो उन्हें वहां से लेकर जा सके। इसी बीच अपनी गर्म कंबल के अंदर संदीप को नींद आने लगी थी और धीरे धीरे उसकी आंखें अब बंद होने लगी। फिर कुछ देर के बाद जब संदीप ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके काका अब वहां पर मौजूद ही नहीं थे। संदीप तो ये सब देखकर थोड़ा डर सा गया, क्योंकि उसके काका की पूरी जिम्मेदारी संदीप के कंधों पर थी। फिर संदीप अपने काका को इधर उधर ढूंढने लगा और फिर तभी उसकी नजरें डिपो से दूर बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी, तो उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे उसके काका बैठे हुए थे और संदीप को अपनी तरफ आने का इशारा कर रहे थे। संदीप बिना कुछ सोचे समझे अपनी सीट से उठा और उसी पेड़ की ओर चल दिया। इससे पहले कि संदीप उस बरगद वाले पेड़ के नीचे पहुंच पाता, किसी ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, अरे बेटा, वहां कहाँ जा रहा है? तुम्हारा भाई तो अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। और जब संदीप पीछे मुड़ा तो सच में उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उसने देखा कि उसके काका तो वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब वो आदमी जो कुछ देर पहले उस बस डिपो के अंदर आराम कर रहा था वो मौजूद ही नहीं था, और न ही दूर दूर तक उस गार्ड का कोई नामो निशान था। शायद वहां का गार्ड भी इस कड़कड़ाती ठंड के माहौल में अपने कमरे में जाकर आराम कर रहा था। अब संदीप को समझ ही नहीं आया कि वो इस लाजवाब ठंड के भयानक माहौल में करे तो करे क्या, क्योंकि एक तो उसका छोटा भाई फोन नहीं उठा रहा था और अब धीरे धीरे उन ओस की बूंदों ने सब कुछ चीजों को एकदम गीला कर दिया था। इसी बीच संदीप के फोन की रिंग बज उठी और जब उसने फोन देखा तो उन्होंने पाया कि फोन उन्हीं के छोटे भाई का था। फिर संदीप ने उसे जल्द से जल्द अपने पास पहुंचने को कहा। संदीप इधर उधर टहलता हुआ उस डिपो को चारों ओर से देखने लगा। तभी संदीप को कोई डिपो के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ दिखाई दिया। संदीप ये सोचे समझे बिना कि इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रहा होगा, वो उसी की ओर चल पड़ा। अब उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अपने शरीर से अपना पूरा नियंत्रण खो चुका था। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और जब वो उस जगह पर पहुंचा तो उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कपकपाने लगा, क्योंकि वहां एक नहीं बल्कि आंख फूटे हुए काफी लोग एक समूह में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे और सभी लोगों के पांव एकदम पीछे की ओर मुड़े हुए थे। अपनी कांपती जुबान के साथ वो किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर अब जम से चुके थे कि तभी एक हाथ उस जमीन को फाड़कर नीचे से निकला और फिर उन सभी लोगों ने किसी जानवर जैसा रूप धारण कर लिया। उनका पूरा मुंह खून से लथपथ था और साथ ही वह सभी दिखने में काफी खूंखार लग रहे थे। संदीप ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और फिर वहां से भागने लगा। जब तक वो बस डिपो के पास पहुंचा तब तक उसकी हालत बेहद गंभीर सी बन चुकी थी। इसी तरह भाग दौड़ की आवाज से वो गार्ड अपने रूम से बाहर निकला और सीधा संदीप के पास पहुंचा और फिर संदीप ने अपने कांपते हुए शरीर के साथ उस गार्ड को पूरी बात बताई। तब जाकर उस गार्ड ने बताया कि वह एक शैतानी पावर का ग्रुप है जिसने आधे वक्त आपका पीछा करना शुरू कर दिया था। बस से नीचे उतरते वक्त आपकी गंदगी की वजह से वो अभी आपके पीछे लग गए। खैर बाद में वो पूरी रात उसी जगह पर रुके रहे और सुबह होने के बाद वापस अपने घर लौट गए। तो दोस्तों इस तरह एक सच्ची घटना की समाप्ति हुई।
तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।